हेलो डियर, क्या हाल है भाई आपका। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी और ज्योमेट्री से काफ़ी तंग आ चुके होगे आप। तो ये मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट वीडियो होगी आपकी प्लेन ज्योमेट्री की। ये वीडियो, इसके बाद एक मिसलेनियस थ्योरम्स की वीडियो एंड ख़त्म। मोस्ट प्रोबेबली ये होएगा, ठीक है। अदरवाइज में भी एक 20-30 मिनट की वीडियो एक्स्ट्रा और भी आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सेकंड लास्ट है। तो ज़्यादा तंग मत होना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही क्रिस्प कंसाइज तरीके से रिलेवेंट क्वेश्चन करवाते हुए और प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है, और ये भी ध्यान रखा है कि रिवीजन भी बहुत बेहतरीन हो सके, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है इस वीडियो के अंदर, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचने लगे तो कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, इससे मैं इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींच रहा हूं, तो 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। अगर पॉइंट आउटसाइड है, आउटसाइड द सर्कल, तो 2 टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। अगर ये आउटसाइड है, तो सर्कल के बाहर है। तो केस नंबर 2, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, तो बताओ इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर एक ही टेंजेंट में खींच पाऊंगा। ये अगर ये पॉइंट जो है ये ऑन दी सर्कल है, तो एक टेंजेंट हम खींच सकते हैं। हालांकि आपको ये लगेगा सर इस पॉइंट से कहाँ टेंजेंट खींचा गया। आप ये मान लो इस पॉइंट से यहीं पर टेंजेंट खींच दिया हमने, ठीक है, ओके जी। और यहीं पर अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, यह है पॉइंट P इनसाइड द सर्कल, तो आप एक भी टेंजेंट नहीं खींच पाओगे, तो 0 टेंजेंट्स। यानी कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उसे हम 2 टेंजेंट खींच पाएंगे। सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट खींच पाएंगे, उस पॉइंट के थ्रू गुजरेगा। सर्कल के अंदर पॉइंट है तो हम एक भी टेंजेंट नहीं खींच पाएंगे, ठीक है। क्लियर है भाई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगला कंसेप्ट, कि अगर हमारे पास अगर 2 कॉमन सर्कल हों, 2 सर्कल अगर हमारे पास कॉमन हो, तो उन दोनों के मतलब 2 सर्कल कॉमन तो क्या हो, अगर हमारे पास 2 सर्कल हों तो कितने कॉमन टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं। देखो भाई, जैसे ये देखो हमारे पास 2 सर्कल हैं। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ए है, ये दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा तो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। एक टेंजेंट तो ये रहा गुलाबी कलर का, एक दूसरा टेंजेंट ये रहा गुलाबी कलर का, एक टेंजेंट ये रहा ब्लू कलर का, एक ये रहा ब्लू कलर का। ये जो दोनों ऐसे टेंजेंट हैं इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन तो ये है ना टेंजेंट, ये जो लाइन है दोनों सर्कल के लिए एक टेंजेंट है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस लाइन को हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अगर हमारे पास 2 सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो 4 टेंजेंट खींच सकते हैं। 2 तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि सीधी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ओके जी। ये है ट्रांसवर्स टेंजेंट। ये भी तो एक ऐसी लाइन है ना जो इस सर्कल का भी सेंटर है, इस सर्कल का भी सेंटर है, ये भी एक ऐसी लाइन है। इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि तिर्यक, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तिरछी उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर सर्कल दूर दूर हुए तो कितने कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं हम? 4, 2 डायरेक्ट, 2 ट्रांसवर्स। अगर मैं इनको पास पास लेकर आऊं तो क्या होगा, देखो। अगर मैं इनको एक दूसरे से टच कर दूं तो क्या हुआ, 2 डायरेक्ट टेंजेंट तो मैं खींच पाया, बट ये जो 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट थे अब 2 नहीं रहे, ये 1 रहे। एक ही ट्रांसवर्स टेंजेंट हो गया जो कि इनका जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं उससे पास हो रहा है। तो अगर 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो 3 टेंजेंट, 3 स्पर्श रेखा खींच पाओगे, ठीक है सर। पहले दूर थे, अब आपने टच करा दिए। अगर एक दूसरे के अंदर घुस जाएं तो
अगर इंटरसेक्ट करने लग जाए तो देख लेते हैं। अगर सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने लग जाएंगे ऐसे तो क्या होएगा मेरे भाई, तो दो ही टेंजेंट हम खींच पाएंगे, जो दो डायरेक्ट टेंजेंट है। ट्रांसवर्स टेंजेंट हम खींच ही नहीं सकते। तो अगर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं तो हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो इसको और अंदर लेके जाता हूं मैं। दो खींच पा रहे हैं अब तक। अगर ये सर्कल इसके अंदर घुस जाए और इसको इंटरनली टच करने लग जाए, इसके अंदर घुस गया, इसको इंटरनली टच कर रहा है, तो एक ही टेंजेंट खींच पाएंगे। एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उस पॉइंट से पास हो रहा है टेंजेंट। ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्ट टेंजेंट खींच पा रहे हैं अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं इन दोनों को पास लेकर आ रहा था, अगर इसको और अंदर भेज दूं तो और अंदर भेज दूंगा तो एक भी वो नहीं खींचा जाएगा टेंजेंट। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो फिर वही बात है। देखो, जब एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली तो एक टेंजेंट, अगर ये बाहर निकलेगा और इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो टेंजेंट। क्या आपको ये चीज़ें याद रखने की जरूरत है, रटने की जरूरत है ना? कोई बोले इंटरनली टच कर रहे हैं तो मन मन में विजुलाइज करो इंटरनली, तो एक ही टेंजेंट खींचा जाएगा, डायरेक्ट टेंजेंट बोलेंगे उसको। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो डायरेक्ट टेंजेंट, अगर ये इसके उधर बाहर ही निकल जाएगा तो। अगर ये एक्सटर्नली टच करेगा तो एक इनवर्स टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स टेंजेंट आ गया, बाहर निकल गया तो चार टेंजेंट हो गए। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात? तो ये मेरे को लिख कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद नोट्स बना लोगे इसके, हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगी ये सारी सिचुएशन। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो अब सबसे पहले तो इसी सिचुएशन के ऊपर दो क्वेश्चन, दो गर्मा गर्म क्वेश्चन। जितना काला तुम्हारा मन है उतनी काली कर दी है मैंने स्क्रीन। चलो, what can be the maximum number of tangents, maximum number of common tangents which can be drawn to two non intersecting circles? non intersecting circle कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? चार। दो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, और दो ट्रांसवर्स टेंजेंट। और इन टेंजेंट्स के बारे में एक और खासियत आपको बता दूं, अगर आप कोई भी डायरेक्ट टेंजेंट खींच रहे हैं, यानी कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो सेंटर्स ऑन सेम साइड, तो उस टेंजेंट के सेम साइड पर रहेंगे सर्कल्स के सेंटर्स। देखो, मान लो एक टेंजेंट है, दोनों सेंटर एक तरफ हैं इसके, ये सीधा टेंजेंट है, इसके दोनों एक तरफ हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसवर्स यानी कि तिर्यक, तिरछी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच रहे हो, तो सेंटर्स ऑन दी ऑपोजिट साइड्स। किसी भी ट्रांसवर्स टेंजेंट को देखो, इसको, इस सर्कल का सेंटर एक तरफ है, दूसरे सर्कल का सेंटर दूसरी तरफ है। इसको देखो, एक तरफ इस सर्कल का सेंटर है, एक तरफ उस सर्कल का सेंटर है। इसको एग्जामिनर एक और तरीके से बता सकता है, यही बोल सकता है, ऐसा कौन सा टेंजेंट है कि वो टेंजेंट जो है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये वाला है डायरेक्ट वाला, ट्रांसवर्स वाले तो पक्का इंटरसेक्ट करेंगे उसको वहां पर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसका उत्तर क्या है भाई? 4। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बताओ, the diameters of two circles are this and this, the distance between their centers is this, what is the number of common tangent? तो भैया डायमीटर अगर इतने हैं तो रेडियस हो जाएगा। चलो मैं आपको एक और बात बता दूं, मान लो दो सर्कल ऐसे हैं, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है भाई R2। तो अगर ऐसे हैं दो सर्कल, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, तो C1 C2 क्या हो जाएगा? C1 C2 विल बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो जाएगा R1 R2 से।
R1 R2 के सम से। अगर ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये इनके सेंटर्स हैं, ये इसका रेडियस है R1, ये R2, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके सर, अगर ये एक दूसरे के अंदर घुस गए तो देख लेते हैं। तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि भैया एक दूसरे के अंदर घुस गए, ये R1 है, ये R2 है, इन दोनों के सम से तो छोटा ही होएगा। तो यहाँ पर C1 C2 विल बी लेस देन R1 प्लस R2। अगर ये एक दूसरे के इस तरीके से अंदर घुस जाएं कि इंटरनली टच करने लग जाएं, अच्छे समझाने के लिए ऐसे बना लेते हैं। देखो, ये वाइट वाले सर्कल का सेंटर है, ये पिंक वाले सर्कल का सेंटर है। पिंक वाले का रेडियस है भैया R1 और वाइट वाले का रेडियस है भाई ऐसे R2। तो इनके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ये C1 C2 ये क्या है, ये है R2 माइनस R1। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ, अगर दो सर्कल्स हो जाएं जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं और एक का तो रेडियस है 5 बाहर वाले का और अंदर वाले का रेडियस है 3, तो उनके सेंटर्स के बीच में 2 का गैप आ जाएगा ना। तो क्या सर हम इन चीज़ों को रटेंगे? नहीं, आप रटोगे नहीं, आपको ये समझ में आ रही है। नोट्स के अंदर आपके लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स में, आप खुद भी लिख लेना, मैंने भी लिख के दे रखा है। बस इसके ऊपर हम रेगुलरली नज़र मारते रहेंगे ताकि कभी ये चीज़ यूज होएगी तो हमारे दिमाग में आ जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। रटने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इंटरनली टच करे तो ऐसे होता है, एक्सटर्नल समझने वाली बातें हैं। अपने दिमाग के ऊपर अननेसेसरी बर्डन देने वाली बातें नहीं है। तो द डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर दिस एंड दिस। अगर डायमीटर इतने इतने हैं तो पहले वाले सर्कल का रेडियस हो गया 9, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस हो गया भैया 4, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है 13। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, यानी कि सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और अगर सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, कितने कॉमन टेंजेंट? 2 तो ये डायरेक्ट टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है, और एक ये ट्रांसवर्स टेंजेंट खींचा जा सकता है। 3 टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, 3 ऐसे टेंजेंट जो इन दोनों सर्कल के कॉमन है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट है भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इससे आगे है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इनकी लंबाइयाँ निकालना। अगर मैं ये बता दूं ये 2 सर्कल हैं, इनके ये रेडियस हैं, इनके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ये है, तो इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, इनके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, देखते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि इस वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट इज R1 और इस वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट इज R2। ये अपना टेंजेंट है PQ, ये है C1 और ये है C2, ये है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन होगी। रिलेशन किन किन के बीच में होगी मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन होएगी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इन सर्कल्स के रेडियाई, और जो भी हम टेंजेंट निकाल रहे हैं उसकी लेंथ, इनके बीच में रिलेशन है। हम डायरेक्ट टेंजेंट निकाल रहे हैं, इसकी लंबाई, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और इन दोनों के रेडियाई। कैसे निकालूं रिलेशन? अगर मैं एक काम करूं, देखो यहां से खींची गई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यहां से खींची गई लाइन इसके परपेंडिकुलर है। हाँ जी सर, तो मैं एक काम करूं, यहां से भी उतना पोर्शन काट लेता हूं जो R2 के बराबर है, R2 के बराबर, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दूं। देखो ये R2 है, ये भी R2 है, मैंने इतनी लंबाई काट ली। पैरेलल क्या, मैंने जस्ट ये मिला दिया ऐसे मान लो, ठीक है। तो आपको पता था कि भैया R2 और R1 मतलब ये PC1 और PC2 एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों है सर पैरेलल? क्योंकि भैया इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ये और इसी के परपेंडिकुलर है ये।
अगर दो लाइनें सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। हाँ जी सर, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये जो बनी है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं एक दूसरे के और इक्वल भी हैं, बिकॉज ये भी R2 है, ये भी R2, तो ये तो एक पैरेललोग्राम बन गया, यानी कि इसके पैरेलल है ये। हाँ जी सर, तो ये भी वही हो गई C1 C2, इसकी लंबाई भी वही हो गई C1 C2। ठीक है, और ये क्या बचा, अगर ये पूरा R1 था ये, तो ये क्या बचा, तो ये बच गया अपना R1 माइनस R2, तो ये हो गया R1 माइनस R2। और ये क्या हो गया, ये हो गया उस टेंजेंट की लंबाई जो हम निकाल रहे हैं। हम निकाल रहे हैं फिलहाल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, बट जो भी टेंजेंट की लंबाई हम निकाल रहे हैं वो। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई सर, जिसका हाइपोटेन्यूज तो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ओके, और एक साइड बन गई डिफरेंस ऑफ रेडियाई, रेडियस का डिफरेंस, और एक साइड है टेंजेंट की लंबाई। यहां पर पाइथागोरस लगा देंगे। अगर मुझे इन तीनों में से कोई भी दो पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और तीसरी निकाल लूंगा। ठीक है, ये चीज़ मैं रटवाऊंगा आपको, इस चीज़ की टेंशन मत लेना। अभी तक कोई चीज़ छोड़ी है जो मुश्किल है और मैंने याद ना करवाई हो, ऐसे बेइज्जती मत क्या करो कि पता नहीं कैसे याद होगी। आगे बढ़ रहे हैं, अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालते हैं एक बार। देखो, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉप कर ली भाई, ये इस वाले सर्कल का रेडियस है R1। ठीक है, ये C1 है, ये इसका सेंटर है C2। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉप कर लूँ, ये इसके परपेंडिकुलर होगी। हाँ जी, तो सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं ये दोनों लाइनें, यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं, पहली बात तो। ठीक है सर, अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाऊँ। पिछली बार मैंने क्या किया था, मैंने इस R2 जितना ही यहाँ पर टुकड़ा ले लिया था, इस लाइन को मैंने ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दिया था, R2 इस लाइन को ऐसे ऊपर शिफ्ट कर दिया था मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई थी। ठीक है, अब कैसे बनाऊं सोचो। एक काम करूं, ये C2 ये R2 जो है, ये जो लंबाई है उतनी ही मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं, R2 जितना। एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये भी R2, मैंने R2 लंबाई जितना इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया आगे। तो ये जो पूरी लाइन है ये इसके पैरेलल है। हाँ जी सर, तो देखना जरा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स में मिला देता हूँ ये और ये। क्या सर हमें ये रटना, आपको ये रटना नहीं है बट ये आना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। ये जो R2 है, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन है, क्या एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ जी सर, ये पैरेलल तो है। ऑपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल में एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ जी सर, क्या एक दूसरे के बराबर हैं। हाँ जी सर, तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया। हाँ जी सर, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी, यानी कि ये वाली साइड भी C1 C2 के बराबर होगी, जैसे लास्ट में हो गई थी पिछले वाली सिचुएशन में। ये वाली साइड भी C1 C2 के बराबर होगी, तो यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या क्या साइड है इसके अंदर। एक जो 90 डिग्री के सामने है वो तो है C1 C2, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ओके, और एक है R1 प्लस R2, ये पूरी वाली है R1 प्लस R2। ठीक है, और ये है, ये एक और, ये है अपना टेंजेंट, ये है अपना टेंजेंट। कौन सा टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक वाला, तिरछे वाला। ठीक है, ये अपना टेंजेंट है। तो अब इन दोनों फॉर्मूलों को एक बार रिलेट करते हैं, पिछले वाले पे जा रहा हूं मैं। इस फॉर्मूले के अंदर 90 डिग्री के सामने C1 C2 है। ठीक है जी, इस फॉर्मूले के अंदर भी 90 डिग्री के सामने C1 C2 है। ठीक है, यानी कि जब भी आप कोई से भी टेंजेंट की लंबाई निकालोगे, कोई से भी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट
ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, किसी की भी लंबाई निकालोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा होगा C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स, दोनों में। ठीक है जी, ये बात तो श्योरिटी है, दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, दोनों में हाइपोटेन्यूज होगा C1 C2। ठीक है, अब अगर हाइपोटेन्यूज ही आपको पता लग गया क्या है, मान लो हाइपोटेन्यूज 5 है, तो चाहे ये 3 हो, ये 4 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, क्या फर्क पड़ता है? पाइथागोरस थ्योरम तो वैसे ही निकलना है, इन दोनों के तो स्क्वायर का सम ही होना है। तो आपको ये तो सोचना नहीं है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, बस हाइपोटेन्यूज क्लियर होना चाहिए। इनमें से इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तो सेम ही निकलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोल दूं एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कि हाइपोटेन्यूज 5 है और इन दोनों में से एक साइड 4 है, तो बताओ दूसरी साइड, तो आप बोल ही दोगे 3 है। क्या फर्क पड़ता है कि ये वाली साइड 4 है, ये 4 है तो ये 3 है। तो इन दोनों फॉर्मूले के अंदर हाइपोटेन्यूज होएगा C1 C2। ओके सर, और एक साइड होएगी इसके अंदर और एक साइड होएगी टेंजेंट टेंजेंट। अगर आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी एक साइड, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हो तो वो वाला होगी। हाँ, जब आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हो तो यहां पर डिफरेंस ऑफ रेडियस है, जब आप ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हो तो यहां पर सम ऑफ रेडियस है। तो आप कैसे याद कर सकते हो? आप ऐसे याद रख सकते हो कि भैया डी फॉर डायरेक्ट, डी से डायरेक्ट और डी से डिफरेंस। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो डिफरेंस आएगा, तो फिर दूसरा जो भी बच गया उसमें सम आएगा। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी पता लग गया, डी से डायरेक्ट, डी से डिफरेंस, तो डिफरेंस है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, ये तीनों चीजें पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगी। इसमें डिफरेंस है तो दूसरे में तो सम ही होएगा, यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अब हिंदी वाले इसको कैसे याद रखेंगे? तिर्यक कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रख लो भाई, मतलब अपनी तरफ से बना लेना सीधी। चलो मिल गया मुझे, एस, एस से बनता है, अच्छा ये सम बनता है, उल्टा ही याद करवा दिया है। रुको, तिर्यक में टी बनता है, रुको देखते हैं, लेट अस सी, कोई अगर मिले तो शॉर्ट ट्रिक। हाँ, ऐसे याद रख सकते हो, इसके अंदर 3 वर्ड हैं, 3 देखो, तिर्यक ऐसे 3, तो 3 है तो ज्यादा चीजें हैं तो यानी कि प्लस वाला होगा, अगर कम चीजें हैं सीधी 2 ही हैं सी और धी तो माइनस वाला होगा। हिंदी वालों के लिए भी जुगाड़ बना दिया भाई, अगर 2 हैं तो माइनस वाला, अगर ज्यादा है तो प्लस वाला। ठीक है, ऐसे याद रखोगे, क्लियर है? ये उम्मीद कर लूँ कि आगे से याद रखोगे। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में, उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हमेशा डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स होएगा। ठीक है, तो आगे से जब भी ये क्वेश्चन होंगे हमें ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है भाई, हम तो एक छोटी सी ट्रायंगल बनाएंगे, कोने में सोल्व कर देंगे, खत्म। ये सब नहीं बनाऊंगा अब मैं, आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करें एक आधे सवाल, देखो देखो बताओ, वैसे ही कर लो। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यानी कि ये है C1 C2, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो मैं बनाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे। कब बनाऊंगा मैं राइट एंगल ट्रायंगल? मैं तब बनाऊंगा जब मैं ऐसे करूँ, ऐसे पढ़ूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स इज दिस एंड देयर रेडियाई आर दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। 90 के सामने होएगा C1 C2, यानी कि यहां पर होएगा 61। अब ये बात कर रहा है सीधी, सीधी के अंदर 2 ही वर्ड हैं, यानी कि डिफरेंस आएगा। और भैया D फॉर डायरेक्ट, D फॉर डिफरेंस, D फॉर डायरेक्ट, D फॉर डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों को याद करवा दिया है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रेडियाई क्या होएगा बताओ? 5 में 4 गए, 3 में 2 गए, 11, तो 11 60 61 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये तीसरी साइड क्या होगी भैया? उसने डायरेक्ट बोला था तभी तो मैंने डिफरेंस लिया ना, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही आएगा। अगर वो बोलता ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताओ, मैं यहाँ पर सम ले लेता, फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाता। सिंपल है बात। ठीक है, उत्तर क्या आ गया भाई? ऑप्शन है।
तो हम हमेशा ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस, तो भैया अपना R1 आ गया 2.4 बिकॉज ये डायमीटर है, R2 आ गया अपना 4, आर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स तो ये आ गया अपना C1 C2, जो कि हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। अगर मैं दो सर्कल बना दूं, एक तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स को? ये मत बोलना ये आगे जाके करेगा, ऐसे तो करेगा ही। ठीक है, ये है लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, नहीं काट रहा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्या ये काट रहा है? हाँ जी सर ये काट रहा है, ये काट रहा है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो ये बोल रहा है उस वाले टेंजेंट की लंबाई बताओ जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर को नहीं काट रहा हो, यानी कि ये वाला नहीं काट रहा, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है जी, बता देंगे। तो जो हाइपोटेन्यूज होएगा वो क्या होएगा? C1 C2, जो कि है अपना 6.5। बिकॉज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है तो D फॉर डिफरेंस, तो यहाँ पर मैं डिफरेंस लूंगा। बताओ भाई कितना होगा? 1.6, तो 16 63 65, 16 13 65, याद होना चाहिए भाई। देखो जब भी आपको मौका मिले, जब भी मैं आपको एक सवाल बताऊं जिसमें एक डिफिकल्ट सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हो या फिर एक अच्छा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हो, आपको लगे हाँ यार इसको तो मैं भूल सकता था, तुरंत एक बार जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने जहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है, या फिर मैंने जिस पीपीटी के अंदर करा रखे हैं, लिख लो यार एक जगह, या जो हैंड रिटन नोट्स मैंने दे रखे हैं उनमें भी लिखे हुए हैं, ऐप के अंदर ही जा सकते हो आप तुरंत खोल के, तो उसके ऊपर नज़र मार लेना तुरंत, ऐसे ही बार बार देखने से वो याद होंगे। तो ये हो जाएगा जी 63 और एक पॉइंट आ जाएगा। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। Find the ratio of length of direct common tangent to the length of transverse common tangent of two circles। ठीक है जी, तो देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बटे में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनकी लंबाइयों का रेशियो पूछ रहा है, तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना चाह रहे हो, बनाओ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है? डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस लिख देंगे हम। इफ देयर सेंटर्स आर 130 सेंटीमीटर अपार्ट, तो ये तो C1 C2 हो गया, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालूंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालूंगा, ऐसे बना लो। यहाँ पर मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल दूंगा, बस खत्म बात। देखना जैसे दोनों को साइड साइड निकाल देंगे। करते हैं भाई, तो ये तो 130 होएगा दोनों में, ओके। डायरेक्ट में क्या होएगा? डिफरेंस होएगा R1 माइनस R2, तो 49 और 17 का डिफरेंस बताओ। 9 में 7 गए 2, 4 में से 1 गए 3, 32। ठीक है, तो इसको काट दूँ 2 से 16 पर, 2 से 65 पर, 16 63 65, तो ये कितना हो जाएगा? 63 इंटू 2, क्योंकि मैंने 2 से काटा था। ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में सम होएगा रेडियस का, हाँ जी सर, तो इन दोनों को जोड़ दो, 17 और 49 को, 4 और 1 5, 50 और 9 और 7 16, 66 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट दूँ, 2 से 33 पे, 2 से 65 पर, 33 56 65 का ट्रिपलेट होता है, 2 से काटा था तो मैंने 2 से गुणा भी कर दिया, तो 2 ट्रिपलेट यूज हुए हैं, 16 63 65 और 33 56 65। अभी भी मौका है, रिवाइज कर लो, अगर रिवाइज नहीं किए तो हैंड रिटन नोट से एक बार आगे आने वाले क्वेश्चंस के पकड़ पाओगे और ऐसे ही याद होंगे। तो इसकी लंबाई है भैया, ये यहाँ पर लिख देंगे, ये यहाँ पर लिख देंगे, खत्म बात। इनका रेशियो आपको दिख ही रहा है, ये 63 इंटू 2 और ये 56 इंटू 2, 7 में 63, 7 8 56, 9:8, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, चलो जी बताओ।
The radii of two circles are this and this. The distance between their centers is this. What is the ratio of length of direct common tangent to the length of transverse common tangent? Easily कर देंगे तुरंत। दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, यहां पर मैं निकाल रहा हूं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और आपको वो सब भी लिखने की जरूरत नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, मैं तो यार कंप्लीट समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना। ठीक, उसने बताया है रेडियाई है 4 और 3, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में तो डिफरेंस लूंगा, 1 ले लिया, इसमें सम लूंगा 7 ले लिया। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है जी 10, तो ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 यानी कि √99। ये हो जाएगा 100 माइनस 49 यानी कि √51। कर दो, ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, √99 बटे में √51। सर ये तो नहीं है, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि √a अपॉन √b को हम ऐसे लिख सकते हैं। लिखो फिर, कुछ कट रहा है, 3 से जाएगा 33 पर, 3 से जाएगा 17 पर। इसको मैं वापस से ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि उसी ने ऐसे लिख रखा है। ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, बिना पॉज किए करो, मैं पानी पी लूँ और रेस्ट ले लूँ एक बार। हाँ जी, there are two identical circles of radius 30 centimeter each. The length of the direct common tangent is 61. तो यहाँ पर कई बच्चों को एक कन्फ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पर दो आइडेंटिकल सर्कल्स हैं। अगर आइडेंटिकल सर्कल्स हैं तो पहले वाले सर्कल का जो रेडियस है वो भी 30 है और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस भी 30 है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा और आपके मन में ये डाउट होगा कि सर ट्रायंगल की साइड तो 0 हो नहीं सकती, तो हम क्या करें? तो टेंशन मतलब उसको 0 रख के ही जो भी कैलकुलेशन आप पाइथागोरस थ्योरम में करते हो वो कर लो, टेंशन मतलब, ठीक है। तो उसने बताया है इफ द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 61, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाली। यहाँ पर होता है डिफरेंस, तो 0 लिख दो। ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट ये आंसर सही देगा, ठीक है। इसकी फिगर कैसी दिखती है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो दो सर्कल हैं जो कि इक्वल हैं, इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, बिकॉज ये इक्वल है भैया, रेडियस इक्वल है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। यहाँ पर जब आप ऐसे टेंजेंट खींचोगे, ऐसे टेंजेंट खींचोगे तो देखो ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर होगी, ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर होगी। हाँ जी सर, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गई। हाँ जी सर, ओके। और ये दोनों इक्वल भी हो गई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई, ऑपोजिट साइड्स। हाँ जी सर, तो पैरेललोग्राम बन गया। और इस पैरेललोग्राम के ये दोनों एंगल 90-90 हैं, तो ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हाँ जी सर, एक रेक्टेंगल बन गई। तो जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है वही टेंजेंट की लेंथ बन गया। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है जी 61, तो वही लेंथ बन जाएगा 61, है ना, इस वाले केस के अंदर। तो यहां पर भी वही होएगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर को आप कहां पर लिखते? हाइपोटेन्यूज की जगह। तो ये हो गया जी 61। तो फिर ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसका स्क्वायर -0, तो इसका स्क्वायर ही रहेगा, तो ये भी 61 नहीं आएगा, तो सेम ही आएगा। अगर कभी ऐसा हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। आप उस कैलकुलेशन के साथ बिल्कुल कंटिन्यू रखें काम को।
ओके जी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की अगर लंबाई निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मुझे इसकी लंबाई निकालनी है, तो मुझे ये दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ रेडियस तो 30 और 30 60 हो गया, ओके जी। और ये मुझे चाहिए था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, वो उसने दे रखा, उसने दे रखा था लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा मैंने गलत कर दिया, ये मिटेगा भी नहीं, चलो जो भी है मैं भी बता देता हूँ। उसने ये नहीं दे रखा था, उसने ये दे रखा था। तो इन दोनों का, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़कर हमने ये निकाला है, वो 61 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते थे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए मुझे ये दो चीज़ें चाहिए, तो इस कंडीशन से उसने हमें ये बताया है कि ये C1 C2 61 है, तो 61 है। कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हुआ है? 11 60 61 वाला, तो ये 11 होएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। Two circles of radius 4 units and 3 units are at some distance such that the length of transverse common tangent and the length of direct common tangent are in ratio 1:2, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की है लंबाई और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई है, ठीक है। उसने ये बताया है, ये डायरेक्ट वाले की है, ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दोज सर्कल्स? बताओ भाई, करते हैं वही काम अपना। एक ही चीज बताइए, मैंने यही लगेगी हर जगह। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। उसने बोला है इन दोनों का रेशियो है 1:2। अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई 2x है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हमेशा लंबी होती है, नहीं पता हो तो उसने बता रखी है, पहले ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का नाम लिया है, ठीक, ओके जी। और उसने क्या बताया है? टू सर्कल्स, उनके रेडियस बता दिए 4 और 3। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में डिफरेंस होता है, 4 - 3 1, और इसमें होएगा सम। ये है C1 C2 और ये भी है C1 C2। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है, तो मैं क्या करूं, मैं इन दोनों ट्रायंगल के C1 C2 को इक्वेट कर दूं। मैं इन दोनों को इक्वेट करने वाला हूं भाई, मैं इनकी वैल्यूज को इन दोनों ट्रायंगल से निकाल कर इक्वेट करने वाला हूं, बराबर पुट करने वाला हूं, बस। तो यहां से वैल्यू निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यहां से इसका स्क्वायर आएगा 49 प्लस x स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दो सर्कल, यानी कि C1 C2 पूछ रहा है। कहीं पर भी इस 4 की वैल्यू रख दो, यहाँ पर रख दो 49 और 16 कितना आ गए 65, अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, अंडर रूट 65, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स, ठीक है भाई, ए बी एक कॉमन टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है अब की बार। फाइंड द डिस्टेंस करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल, ये निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, ठीक है जी, निकाल लेंगे। तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तो हमें तो पता है अगर हमें C1 C2 निकालना है ये, तो एक तो मुझे ये चाहिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई चाहिए, ठीक है, और मुझे चाहिए सम ऑफ रेडियस। अगर मुझे ये दो चीज़ मिल गई तो मैं ये बता दूंगा इसीलिए, पाइथागोरस लगा दूंगा, ठीक है जी। निकालने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर एक और चीज़ लगेगी, मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी जो कॉमन टेंजेंट्स होते हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स बनाते हैं, ये आपको मैंने याद करने के लिए बोला था। याद नहीं होगा तो यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा। देखो ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, ये लाइन भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर, ओके। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, जी हाँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए तो वो हो गई ना सिमिलर, तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया, तो वो सिमिलर हो गई, हाँ जी सर।
तो सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो गया। तो ये देखो 5/x, इस ट्रायंगल की साइड 5 थीटा के सामने वाली, तो उसमें थीटा के सामने x, और इस ट्रायंगल में जो साइड 8 है खाली एंगल के सामने, उसमें भी खाली एंगल के सामने 12 है। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15/2, यानी कि 7.5। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अभी फीड कर सकते हो चीज़ें। R1 + R2 क्या हो जाएगी भाई, R1 + R2 हो जाएगी ये दोनों सर्कल्स के रेडियस का सम। तो 7 और 5 12.5। ठीक है भाई, और ये TCT क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या है 8 और 12 20 हो जाएगी। तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। एक काम करूँ, बिकॉज ये पॉइंट्स में है तो 10 गुना कर दूँ या फिर दोनों को डबल कर दूँ। डबल कर दूंगा तो ये आ जाएगा जी 25, और डबल मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि पॉइंट हट जाए। या 10 गुना कर देते, डबल करूंगा तो ये आ जाएगा 40। तो मैंने डबल किया है खाम खा, तो जो भी उत्तर आएगा उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। पहले ही मैंने अपना हिसाब किताब कर लिया। अब देखो ये 25 और 40 है, इसको भी काट देता हूँ। 5 5 25 और 5 8 40। मैंने 5 से काट दिया अननेसेसरीली, 5 से गुणा भी कर देंगे जो उत्तर आएगा उसको। अब ये 5 है, ये 8 है, बताओ ये कैसे आएगा। तो निकालते हैं भैया। 5 5 25, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। 8 8 64, ये आएगा अंडर रूट में, यानी कि 6 और 2 8 और 9 अंडर रूट 89। तो उत्तर है अपना ये 5/2 अंडर रूट 89। ठीक है भाई, ये कितने यूनिट्स है देखें। तो भाई अगर अप्रोक्सीमेशन से नहीं निकला तो हम एग्जैक्ट निकालेंगे। ये होएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9 में 81, तो 9 से तो गारंटीड बड़ा है। तो अगर मैं इसको 9 भी लूँ तो 9 5 45, 45/2, तो यानी कि 22.5। तो 22.5 से तो ये बड़ा ही होएगा, क्योंकि मिनिमम ये 9 से तो बड़ा ही है। तो 22.5 से बड़ा होगा तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब कितना बड़ा होगा ये भी अंदाजा नहीं है। तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी होगी, मैक्स वैल्यू मैं 10 ले लूँ, मतलब 10 से तो ये छोटा ही है भाई, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। तो 10 5 50, 50/2 25, तो 25 से तो छोटा ही होना चाहिए, तो 25 से बड़ा है। हटाओ भाई, एक ही उत्तर पॉसिबल है। सर अगर ऐसे नहीं होता तो मैं अंडर रूट 89 को निकालता और इसको गुणा करता फिर। ठीक, ठीक है भाई, आपको हर एक स्किल देनी है। मैंने कई बार ये एग्जैक्टली निकाला भी है जब जरूरत पड़ी है। जब जरूरत नहीं होगी तो वो स्किल भी तो मैं आपको देना चाहूँगा। आया हुआ क्वेश्चन है, मैं सेट नहीं कर रहा, मैं आपको बेस्ट बनाना चाह रहा हूँ। जो जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस चीज़ के लिए। मैं जैसे क्वेश्चन दूंगा उसके लिए नहीं, एग्जामिनर जैसे पूछेगा उसके लिए। वो आसान पूछे, मुश्किल पूछे, मॉडरेट पूछे, वो कुछ भी पूछे, मैं आपको उसके लिए तैयार कर दूंगा, क्योंकि आप उसी के लिए आए हो ना मेरे पास। ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आए हो, ना तो मेरी ना आपकी। उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, उसके लिए हमें चाहे कैसे ही पढ़ना पड़े। आगे बढ़ जाऊं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें अगर आपको थोड़ा टाइम लगे तो भाई टेंशन नहीं लेनी, ना भी निकले तो टेंशन नहीं लेनी, टाइम दो इसको। जब आप एक क्वेश्चन को टाइम देते हो और उसके बाद सीखते हो तो वो लंबे टाइम तक याद रहता है, क्योंकि आपने उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट किया है। चलो करें। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, तो पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, एंड एस आर इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट टी। एस आर को एक्सटेंड कर दिया गया है पॉइंट टी तक। इफ़ द लेंथ ऑफ क्यू टी इज 25, अगर क्यू टी की लंबाई 25 है, ये तो 25 है भैया, और स्क्वायर की साइड की लंबाई है 20, ये भी है 20, ये पूरा। ठीक है, तो बिकॉज ये 90 डिग्री का है तो इधर भी 90 डिग्री का होगा भाई, इसी साइड को एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड पता लग जाएंगी। जी हाँ, निकालते हैं फिर।
5 चौके 20, जो भी कॉमन है उसे काट दो। 5 चौके 20, पाँचों पाँचों 25, 4 और 5 तो ये 3 आएगा, 5 तो ये 15, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये 15 हो जाएगा। ओके, तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई हमें, स्क्वायर की सारी साइड्स पता हैं। वो क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या होगा, यानी कि ये दूरी क्या होगी ये। और आगे चलकर मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, जहां पर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो उस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इजीली, बिना ट्रायंगल बनाए। ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हैं, और टच कर रहे होंगे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ये सर्कल एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं, तो फिर आप उस फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल रहे। वो वाला फॉर्मूला देखने के बाद ये कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कन्फ्यूजन होने से पहले ही। भाई साहब ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, कहाँ टच कर रहे हैं। ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल है, और यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर एक सर्कल है। ये एक दूसरे को ऐसे लग रहा है कि टच कर रहे हैं, ये टच नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे आपको ये दिखाना है कि ये टच नहीं कर रहे हैं, पैसन दिखाएं, रुको एक बार। देखो ये यहाँ पर टच कर रहा है, ये इस सर्कल को यहाँ पर, इस लाइन को, और ये इस लाइन को यहाँ पर टच कर रहा है। इन सर्कल्स के बीच में गैप दिख रहा है, ये एक दूसरे को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसने फिगर अच्छे से बना दी, मतलब इनके पास टच करने का कोई रीजन नहीं है। ये एक ही पॉइंट पर क्यों टच करेंगे, इसको टच कर भी दें नहीं भी, वो ट्रायंगल जिस हिसाब से बनेगी उस हिसाब से मामला है। तो यहाँ पर कोई भी ये मानने की वजह नहीं है कि ये दोनों एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ये दिख रहा है। और भी जूम हो जाएगा क्या ये? और तो नहीं होगा मेरे ख्याल, इतना इनफ है। ठीक है भाई, हो जा भाई छोटा अब। ठीक, तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालना है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकालना है तो उसके रिगार्डिंग तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है। अगर आपको ये निकालना है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो आपको ये दो चीज़ें चाहिए, या तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट चाहिए या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, कोई ना कोई टेंजेंट चाहिए हमें। ठीक है सर, तो कोई ना कोई दे रखा होगा पक्का, और उनके रेडियस चाहिए R1 R2, क्योंकि या तो हम उनका सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे, दोनों मिल जाएंगे तो ये हम निकाल देंगे। तो देखो ऐसा कुछ क्या है, व्हाट मामला इज गिवन। तो देखो ये निकालना है मुझे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं A और इस पॉइंट को नाम दे दूं B, ए बी क्या है, व्हाट इज ए बी। ए बी दोनों सर्कल को टच कर रहा है, जी हाँ सर टच कर रहा है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है भाई, दोनों सर्कल का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं x और इस पॉइंट को नाम दे दूं y, तो ये एक्स वाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो ये तो निकालना भाई महाभारत हो जाएगी, ये निकालना बहुत ईजी रहेगा। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, महाभारत तो नहीं होएगी वैसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई। ये एक वही बनेगा, एक स्क्वायर, यहाँ पर भी एक स्क्वायर ही बनेगा, बट छोड़ो उसको क्यों बताऊँ मैं, वो भी निकल जाएगा इजीली। ठीक, तो करें। तो देखो ये ए आर की लंबाई कितनी होगी, अगर ये पूरा 20 है तो ये 10 होएगा। अगर स्क्वायर की साइड 20 है, स्क्वायर की साइड 20 है, तो इसके अंदर जो सर्कल आया हुआ है उसका डायमीटर भी 20 होएगा, तो उसका रेडियस कितना होएगा, उसका रेडियस होएगा डायमीटर का आधा, उसका रेडियस होएगा डायमीटर का आधा। अगर मैं ऐसे बनाने लग जाऊं, मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी कोने के अंदर अगर सर्कल फंसा हुआ, अगर सर्कल बन जाए 90 डिग्री में फंस जाए, तो यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा हमेशा कोने में। ठीक है, तो ये देखो ये बात कर रहा हूँ मैं, ये इसका रेडियस 10 होएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी रेडियस है इस वाले सर्कल का, ये भी रेडियस है, ये जो है ये आर भी है।
अगर सर्कल को एक कोने में फंसाया है तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर बनेगा और उस स्क्वायर की साइड होगी सर्कल का रेडियस। ठीक है, इस ट्रायंगल के हिसाब से ये एक इन सर्कल है। अच्छा, इन सर्कल है, राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल है, तो फिर क्या वैल्यू होगी इन सर्कल की बताओ? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे में 2, यानी कि दिस प्लस दिस, 15 प्लस 20 35 माइनस 25 10 बटे 2 यानी कि 5। इसकी लंबाई होगी 5। आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा और है भी, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, सीखो। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई मिल गई 12। अब मुझे इन दोनों के रेडियस चाहिए, तो इन दोनों के रेडियस तो मिल ही गए, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई वहीं से आई है। इसका रेडियस 10 है, इसका रेडियस 5 है, तो क्यों ना हम ये ट्रायंगल बना डालें। तो भैया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई है 10 और 5 15, और बिकॉज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो डिफरेंस 10 माइनस 5, रेडियस का डिफरेंस 5, तो 5 एक कम 5, 5 3 15, 3 और 1 पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 3 3 9 और 1 10, अंडर रूट 10, 5 काटा था फिर से गुणा कर दो, 5 रूट 10। क्या एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था? जी हाँ। क्या इस क्वेश्चन को मैं आपको 30 सेकंड में बता सकता था? जी हाँ, 30 सेकंड में भी बता देता। मुझे तो पता ही है ना क्या क्या चल रहा है भैया, इसीलिए तो प्रो है ना इस फील्ड में। लेकिन वो चीज़ मैं आपको नहीं करना चाह रहा कि अननेसेसरीली, कि पहली बार जब मैंने सीखा या नॉर्मल इक्वेशन ज़्यादा टाइम में सीखने का है, मैं अपनी हवा बनाने के लिए बोलता अरे क्या ही है, तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भरा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा। भाई साहब, नहीं हुआ, डिफिकल्ट लगा तो लगना चाहिए था, सबको लगा होगा, सबको लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन भी इजी लगने स्टार्ट होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं? तो नेक्स्ट दो स्पेशल केसेस करते हैं भाई। अब देखो, स्पेशल केसेस ये हैं कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों ऐसे, तो उनका जो डायरेक्ट टेंजेंट है, मान लो ये पी क्यू है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी भाई साहब, मान लो इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, तो पी क्यू की लंबाई हो जाएगी 2√R1 × R2। क्यों सर? देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जी हाँ, तो बनाते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये पता होना चाहिए आपको एक तो। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालनी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा डिफरेंस ऑफ रेडियाई, यानी कि R1 माइनस R2। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स क्या होएगा बताना जरा। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों तो उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होएगा, R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर R1 प्लस R2। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, ये होगी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आप a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, अलजेब्रा में पढ़ा है, a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाओगे तो 4ab 4R1 R2, जो कि सोल्व होके हो जाएगा 2√R1 R2, बेचारे अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, ये 4 सोल्व हो गए, बाहर आ जाएगा। डायरेक्ट अगर आप ये याद रख सकते हो तो याद रख लो, अदरवाइज हमें ट्रायंगल बना के करना पड़ेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रख लो यार, जब सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हो उनके जो भी रेडियाई हो उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा 2√R1 R2। ठीक, एक पहला केस तो ये हो गया, दो टचिंग सर्कल्स का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई। दूसरा केस मैं इसकी बात कर रहा था, अगर मैं इन दोनों के बीच में एक और सर्कल फंसा दूं जो कि इस टेंजेंट को टच कर रहा हो, यानी कि ये टेंजेंट इन तीनों सर्कल का कॉमन टेंजेंट है और इसका रेडियस हम मान लेते हैं भैया R, तो यहां पर एक रिलेशन है क्या कि 1/√R इज इक्वल टू 1/√R1, बीच वाले का रेसिप्रोकल, बीच वाले का उल्टा करके अंडर रूट लगाऊंगा, तो ये जो साइड वाले हैं इनका उल्टा करके अंडर रूट लगाऊंगा तो उसका सम। ऐसी ही आपको दो सिचुएशन मैंने और बताई थी, इसी टाइप के फॉर्मूले बन रहे थे, तो मौका मिला है रिवाइज कर दें उनको।
जल्दी से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको सिमिलरिटी के अंदर एक सिचुएशन बताई थी कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऐसे पैरेलल हों, ये इसके पैरों को छुए, ये इसके पैरों को छुए हमें से, और यहाँ से एक तीसरी लाइन बना दें जो कि इन दोनों के पैरेलल हो, तो 1 बीच वाली का क्या बोलते हैं, 1 ये बीच वाली ई एफ इज इक्वल टू 1 ये जो साइड वाली है। ये सिमिलरिटी से प्रूव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पावर 1 ही है। ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे है, तो सपोज ये जो बीच वाला है AD, तो 1/AD का स्क्वायर इक्वल टू 1 ये जो साइड वाले हैं इनका स्क्वायर करेंगे उल्टा करके। इसी जैसी एक जैसी दिख रही है ना, एक जगह पर आपको करवा रहा हूं। और ये तीसरे वाली है जो हम कर रहे हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है इसमें, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया है। यहाँ पर भी ऐसे ही 1 बीच वाली, यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है, तो एक में पावर 1 है, एक में पावर 2 है, एक में पावर आधी है। करते हैं इनको प्रूफ। चलो जी, अगली वाली पर प्रूव करता हूँ इसको मैं। तो ये P है, ये Q है, ये R1 है, ये R2 है, और इस वाले सर्कल का रेडियस है R। इस वाले सर्कल का रेडियस है R। ठीक है। लेट दिस बी PR। तो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं इसको प्रूव यहीं पर करना चाह रहा हूँ, जगह कम है तो कर देते हैं यहीं पर, है ना। मैं यहाँ पर नहीं करना चाह रहा भाई। चलो, तो PQ इज इक्वल टू PR प्लस RQ ऐसे बोल सकता हूँ मैं। बस इनकी वैल्यूज मैं पुट करूंगा। तो PQ क्या है, PQ है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इन बड़े वाले दो सर्कल्स में। तो भैया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वो होएगा 2√R1R2, 2√R1 इंटू R2। ऐसे ही PR क्या है, PR भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इस बड़े वाले सर्कल में और इस छोटे वाले सर्कल में, जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो फिर PR की वैल्यू हो जाएगी 2√R1 इंटू R, प्लस में RQ भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इस सर्कल में और इस सर्कल में, और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनके टेंजेंट की लंबाई भी उसी फॉर्मूले के तहत ये हो जाएगी। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है। ठीक है जी, तो इन सब में से 2 काट दूं, 2 को काट दिया मैंने भाई सब में से। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों में कुछ कॉमन लिया जा सकता है, या फिर इनको एक और तरीके से लिख के दिखाता हूं मैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। इसी के तहत इज इक्वल टू, आप ये मन ही मन में सोच सकते थे, बट ठीक है मैंने लिख के दिखा दिया। इन दोनों में से मैंने क्या किया, मैंने √R कॉमन ले लिया, तो यहां पर हो गया √R1 प्लस √R2। ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले, या फिर इसको इधर ले आऊं, तो इसको और इसको इधर नीचे भेज दूं, तो ये हो जाएगा 1/√R1 प्लस 1/√R2। पहुंच गए हम जहां पर हमें पहुंचना था। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, ये लो बताओ। इफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 28 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली अगर टच करे दो सर्कल, तो उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होगी 2√28 इंटू 18। डायरेक्टली हम यूज कर पाएंगे अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो। और अदरवाइज मैंने बताया आपको कि आप अगर वो ट्रायंगल भी बना लोगे तो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं होगा। ये यूनिवर्सल है, हर जगह लगेगी। ये टच करें ना करें, एक दूसरे के अंदर घुस जाए सर्कल, ये हर जगह लगेगी। ठीक है, ओके जी।
इसको सॉल्व करें। अंडर रूट को सॉल्व करना है तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ भाई? अगर मैं 4 को काट दूँ, 4 साते 28, तो 4 की जगह बाहर एक 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 9 से इसको काट दूँ, 9 दूनी 18, मतलब 9 है, 9 को मैं बाहर लेकर आ रहा हूँ तो 3 आ जाएगा। ओके जी, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 अंडर रूट 14 पॉइंट में। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 पॉइंट समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो 12 3 36 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर हो रहा है देखो कन्फ्यूजन, इसको ये मत बोलना कि 40.90 ही ये सबसे पास है भाई, ये 12 गुना होगा। जो भी आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो वो 12 गुना हो रहा है। कॉन्फिडेंस से तो नहीं लगा सकते ना इसको, खाओ मार्क्सम कि यही होगा है, कॉन्फिडेंस से तो नहीं लगा सकते, तो निकाल लेंगे, निकालना पड़ता है भाई। चलो 14 पॉइंट 2020 और, तो अब देखो इन दो का मैंने ग्रुप बना दिया। कितने पर जाएगा? 3 3 9, ये तो हम जानते ही हैं 3 पॉइंट समथिंग है। 3 3 9, ठीक है जी, 3 और 3 6, 14 में से 9 गए 5, ऊपर से सीधी 2 0 उतरेंगी। यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि ऊपर भी उतने पर ही भेज पाऊँ? तो मैं 6 का पहाड़ा देखूंगा, 6 8 48। जनरली ये 8 पर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि ऐसे 8 8 लिखोगे तो 8 8 64, एक 6 कैरी भी तो आएगा, तो उससे एक छोटे पर जा रहा होता है मोस्टली। 6 8 48 है, तो बाकी हमें थोड़ा सा मेंटली करके देखना पड़ता है। 7 7 49, 4 7 6 42 और 4 46, ताकि ये हासिल जुड़ने के बाद भी इससे बड़ा ना हो। ओके, ये हो जाएगा भाई 31। अब 3.7 से काम चल रहा हो तो देख सकते हैं 12 7 84, 8 12 3 36 और 8 44.4। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि यार ये तो 44.90 है, 44.12 है, फिर भी डाउट हो तो फिर करके देख लो, क्या ही दिक्कत है, एक प्लेस आगे बढ़ जाओ। तो इसके अंदर 7 जोड़ेंगे तो 7 और 7 14, यानी कि बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर ये 7 ऊपर गया ना, 67 में 7 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 74। यहाँ से 2 0 उतारिए। अब सिर्फ 7 को देखो, 7 और 31, 7 चौके 28 में भी 4 पर चला जाए ना, देखते हैं, या फिर 3 पर जाएगा। 4 चौके 16, 1 4 चौके 16 और 1 17, 1 4 7 चला गया। ठीक है, तो 3.74, तो ये अगर 3.74 है तो देखते हैं क्या आएगा। 12 चौके 48, 4 12 7 84 और 4 88, 8 12 3 36 और 8 44.88। अब तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही पास आ गया। 3 प्लेसेस तक जाने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के बाद बिल्कुल ही पास आ गया है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट। तो भाई यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि इस वीडियो को मैं 1 घंटे की रखूँ, क्योंकि पिछली वीडियो जो है वो 2 घंटे के करीब की हो गई थी, तो मैं 1 घंटे की ही रखूँगा, मतलब 1 घंटे 10 मिनट तक की रख लूँगा। मैं देख लूँगा या तो ये लास्ट क्वेश्चन होएगा, आगे टेंजेंट सेकंड थ्योरम, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, कोई नहीं, आधी वीडियो एक्स्ट्रा बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अननेसेसरी आपके डेली शेड्यूल को नहीं ख़राब करना चाह रहा। 2 घंटे की वीडियो बहुत बड़ी होती है देखनी, मुझे पता है, इससे पहले वाली जो बनी है। ये बताओ, 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल हैं, दोनों 4 सेंटीमीटर रेडियस के हैं और एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक, ईच ऑफ दीज 2 सर्कल इज टच एक्सटर्नली बाय ए थर्ड सर्कल, एक थर्ड सर्कल से टच किए जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मार्केट के अंदर भाई साहब ऐसे बहुत बहुत रंगीन डायग्राम मिलेंगे आपको, ऐसे ये लो एक और, पता नहीं ऐसे कितने ही बना देंगे लोग, वो एग्जाम में नहीं आते। मैं भी करा सकता हूँ वो, और बहुत ही बेहतर तरीके से करा सकता हूँ, बट आप क्या करने आए हो यहाँ पर? एग्जाम की तैयारी करने आए हो ना, उसकी तैयारी करवा रहा हूँ, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूँ, दी बेस्ट तरीके से करवा रहा हूँ, सीना ठोक के कह सकता हूँ। ठीक है, हाँ, तो उन चीज़ों से मत डरना जो ये ऐसे अलग सी रंगोली बनाकर क्वेश्चन दे देते हैं लोग कि इसे बताओ, आते नहीं ना भाई वो पेपर में। ठीक है जी, देखो, each of these two circles is touched externally by a third circle। ये दोनों सर्कल, इन दोनों सर्कल में से प्रत्येक सर्कल एक एक्सटर्नली टच किया जा रहा है एक तीसरे सर्कल से। इफ दीज 3 सर्कल्स हैव ए कॉमन टेंजेंट, और इन तीनों सर्कल्स का एक कॉमन टेंजेंट है, वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ इसी सिचुएशन में हो सकता है।
यही सिचुएशन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर अपने पास दो सर्कल हैं, उनका टेंजेंट एक ड्रॉ हुआ है और एक तीसरा सर्कल यहाँ पर फंसा दिया जाए, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये आर है, अगर ये आर है और ये R1 है, ये R2 है, तो 1/√R इज इक्वल टू 1/√R1 प्लस 1/√R2। यहाँ पर उसने इसको भी 4 बता रखा है, इसको भी 4, दो आइडेंटिकल सर्कल बता रखे हैं। ठीक है, तो कर देते हैं भाई। 1/√R इज इक्वल टू 1/√4 प्लस 1/√4, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। इट इम्प्लाइज दैट √R इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1। तो भाई इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, बाकी इसका कुछ पोर्शन बचा हुआ है और उसके बाद मिसलेनियस थ्योरम से। तो मैं ये सोच रहा था इसके अलावा एक ही वीडियो आए, बट 2 वीडियो आएंगी, ये निपट जाएगी सारी। ठीक है, डजंट मैटर। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ मैं आपको। बाय बाय, टेक केयर।